हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम आपकी 12th क्लास की एक्सरसाइज जो है चैप्टर आव्यू यानी कि जिसे कि अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं आशु जैन आज से आपकी ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपका ये जो चैप्टर है ये आपका 3rd चैप्टर है जो कि बीजगणित से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको आव्यू पढ़ाने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में इससे 2 या 3 क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, इसीलिए देखते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आप देखिए कि मैट्रिक्स किस लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है मयूर के पास 20 पुस्तकें हैं, यानी कि मयूर, देखिए एक सेकंड अभी यहाँ से देख लेते हैं। मयूर के पास 20 पुस्तकें हैं तथा 7 कलम हैं, और प्रतीक के पास 15 पुस्तकें और 5 कलम हैं। ओम के पास 12 पुस्तकें और 2 कलम हैं। अब ये देखते हैं कि ये स्टेटमेंट हमें बीजगणित में देखने के लिए मिल जाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं। यानी इन क्वेश्चंस को अगर हम आव्यू के तरीके से हल करना चाहें तो वो किस तरीके से करा जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आव्यू को लिखा किस तरीके से जाता है। तो सबसे पहले जब हम इन्हें क्वेश्चंस को अगर आव्यू की फॉर्म में लिखेंगे यानी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि 20 पुस्तकें, यानी फर्स्ट वाले कॉलम को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर 20 यानी कि लिखा हमने, और उसके पास कलम वाले उसके लिए हम दूसरी वाले रो को मान लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे 20 लिखा हुआ है और इधर मैंने 7 लिख दिया। अब मैंने देखा प्रतीक के पास 15 पुस्तकें और 5 कलम हैं, तो यहाँ मैंने 15 लिखा और यहाँ मैंने 5 लिख दिया। उसी तरीके से ओम के पास 12 पुस्तकें हैं तथा 2 कलम हैं, तो 12 पुस्तकें और 2 कलम। और इसको इस तरीके से फॉर्मेट में जो आपको दिख रहा होगा बिग ब्रैकेट की तरह, यानी बड़े कोष्ठक की तरह के अंदर हम इसको लगा देते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये तो हमने लिख दिया, चलिए इसमें कुछ बात नहीं थी कि 20, 7, 15, 5 और 12 और 2 इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ देखते हैं कि अगर इस आव्यू के अंदर पहली वाली जो लाइन है हमारी, यानी यहाँ से फिर से देख लेते हैं कि 20 और 7 ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे पहली पंक्ति। क्या बोला जाएगा? पहली पंक्ति। दूसरी वाली लाइन को बोलेंगे हम दूसरी पंक्ति, और नीचे वाली लाइन जो है 3rd उसको बोलेंगे हम तीसरी पंक्ति। यानी कि जो हमारी क्षैतिज रेखाएं खींची हैं मैंने, ये हमेशा पंक्ति बोली जाती हैं। और इसी तरीके से अब आप देखोगे कि ये जो खड़ी हुई लाइनें हैं यानी 20, 15 और 12 इसको हम स्तंभ बोलते हैं। और ये हमारा पहला स्तंभ था और ये हमारा दूसरा स्तंभ। यानी स्तंभ को हम C से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये C1 हो गया यानी पहला कॉलम, ये C2 हो गया। इसी तरीके से हम देखेंगे कि इस वाले को R1 कहेंगे, इसको R1 कह देंगे, सेकंड को R2 और 3rd वाले को R3। R3, R1, R2 इसलिए लिए गए क्योंकि ये आर्मी पंक्ति का मतलब होता है रो, यानी कि हम इसको R1, R2, R3 कहेंगे, और जो खड़ी वाली लाइनें होंगी उसको हम पंक्ति स्तंभ कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ बात आती है कि चलिए ये लिखना तो हमने सीख लिया कि आव्यू को हम किस तरीके से लिखेंगे, और प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तीसरी पंक्ति और स्तंभों को भी हमने समझ लिया। अब बात आती है यहाँ से कि इस आव्यू को लिखा, लेकिन ये किस कोटि का है, यानी कि इसकी जो हम कोटि बताएंगे, कोटि क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे हमने देखा कि इस वाले में 3 पंक्तियाँ थीं। कितनी पंक्तियाँ थीं? 3, 1, 2 और 3। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने देखो 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब जो पहले यहाँ लिखा जाएगा यानी कि जो कोष्ठक के बाहर लिखा जाएगा उसको 3 लिखा हमने, और उसके बाद में जो खड़ी वाली लाइनें हैं यानी ये स्तंभ है, यानी कि पंक्तियों का नंबर हम पहले लिखेंगे और स्तंभों का नंबर हम बाद में लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा आव्यू है ये किस कोटि का है, यानी कि 3/2 का। किसका है? 3/2 का। तो इसका मतलब जो 3 लिखा है हम इसको M से प्रदर्शित करा करेंगे, और दूसरा जो पीछे लिखा हुआ है इसको हम N से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब मैं साफ यहाँ कह सकता हूँ कि ये जो आव्यू मैंने लिखा ये किस कोटि का है? 3/2 का, यानी कि इसके अंदर 3 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ हैं। इसी तरीके से आगे चलते हैं। देखिए मैंने एक आव्यू यहाँ फिर से लिखा हुआ है नीचे, ये एग्जाम्पल में दे रखा है। एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये, इसमें जो आव्यू लिखा हुआ, एक सेकंड ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। देखिए यहाँ से, यहाँ एक आव्यू मैंने लिखा है ये 10, 5, 8, 3, 2, 6, 5, 4, 3। तो आप देखोगे इसके अंदर 3 पंक्तियाँ हैं और इस तरीके से खड़े हुए 3 स्तंभ हैं। तो मैंने इसको लिखा 3/3 का। क्या लिख दिया?
3/3 का। इसी तरीके से अब मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, यानी इसकी कोटि अगर मैं बात करूँ तो 3/3 की होगी, यानी जिसके अंदर 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ होंगे। अब आगे देख लेते हैं कि इसके अवयवों की संख्या क्या है, यानी कि ये जो पहला लिखा हुआ है 10, इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, यानी ए और सफिक्स में 11, यानी नीचे छोटा सा 11 लिख देंगे। यानी कि 11 का मतलब ये होगा कि ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव बोला जाएगा। यानी अगर मैं इस 10 का पता बोलूँगा तो ये पंक्ति पहली का और स्तंभ पहले का अवयव है। आप देखोगे ये पंक्ति पहली और ये स्तंभ पहला, इसका मतलब ये जो निकल के आया ये आपका 11 हो गया। ऐसे ही 5 वाले को देखेंगे, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ रहेगा, ये क्या रहेगा, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ। जैसे ही थर्ड वाले को हम A13 बोलेंगे, इस वाले को A13, इस वाले को फिर देखते हैं सेकंड पंक्ति यानी दूसरी द्वितीय पंक्ति का और प्रथम स्तंभ का, इसी वजह से हमने इसको 21 लिखा। आप यहाँ देखोगे ये 2 है यानी 22 वाला, ये 6, 23, ये इसी तरीके से हम आगे तक इसको करते चले जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं आगे, तो इसकी कोटि समझा दी मैंने और अवयव भी बता दिए कि इसके अंदर कितने अवयव हैं। और अवयव आप इस तरीके से भी काउंट कर सकते हो कि जैसे 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो इसका मतलब इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। जैसे यहाँ देखते हैं, ये मैंमैंने लिखा, इसमें 3 पंक्तियाँ हैं और 1 स्तंभ है, इसका मतलब इसकी कोटि 3/1। इस वाले की देखोगे यहाँ से ये 2/3 का, यानी दो पंक्तियाँ और 3 स्तंभ। अब इसमें आगे बात करेंगे हम कि आव्यूह होते कितने तरीके के हैं। अभी तक हमने ये समझा कि आव्यूह को लिखते किस तरीके से हैं, लेकिन आव्यूह अब ये समझ जाएंगे कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ देखते हैं, पहला है हमारा पंक्ति आव्यूह। आप नीचे देखिए, यहाँ ये लिखा हुआ है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह मैंने लिखा हुआ है, यानी आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, यानी कि जो पंक्ति है यानी कि जो रो है वो केवल मेरी एक हो। आप देखोगे यहाँ पर रो तो मेरी एक ही है, लेकिन स्तंभ मेरे यहाँ पर 3 हैं। इसका मतलब जिस आव्यूह के अंदर केवल एक पंक्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह। दूसरा होता है स्तंभ आव्यूह, यानी जिस आव्यूह के अंदर केवल एक स्तंभ होता है, यानी स्तंभों की संख्या कितनी होती है, 1। जैसे पंक्ति तो यहाँ पर देखिए आप 3 है, लेकिन जो स्तंभ है वो केवल 1 है। तो ये हमारा होगा इस तरीके का आव्यूह। अगर कहीं लिखा आता है तो हम इसको स्तंभ आव्यूह कहेंगे। आगे देख लेते हैं शून्य आव्यूह, यानी कि ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हों, यानी कि 0 हों, उसको हम क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ इस आव्यूह के अंदर मैंने सभी लिखे हैं। और अगर मैं इसकी कोटि देखना चाहूँ तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं, तो 2/2 का आव्यूह होगा ये। ऐसे ही आगे देखते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, जिसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या समान होती है, यानी जैसे यहाँ 3/3 लिखा है देखिए, और यहाँ पर 2/2 का लिखा है, यानी स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान है, तो मैं इसे कहूँगा वर्ग आव्यूह। इससे आगे देख लेते हैं आयताकार आव्यूह, जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या असमान हो। जैसे कि आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पंक्तियाँ तो आपको 2 नज़र आ रही हैं, लेकिन स्तंभ आपको 3 दिख रहे हैं, यानी 2/3 का है ये। इसकी कोटि क्या है, 2/3, यानी m की संख्या 2 है तो n की संख्या आपको कितनी देखने को मिल रही है, यहाँ 3। तो इसका मतलब ये हमारा आयताकार आव्यूह रहेगा। उसके बाद आ जाता है सममित आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह को सममित आव्यूह कहते हैं यदि उसका aij का मतलब क्या होगा ये समझो। अगर मैं i को 1 देता हूँ और j को 2 देता हूँ तो a11, यानी कि अवयव पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, ठीक है। और दूसरा है ji का मतलब 21, यानी कि द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ के अवयव अगर समान होंगे तो उनको मैं सममित आव्यूह कहूँगा। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि मैंने a12 और a21 दोनों को यहाँ 3 लिखा हुआ है, यानी कि aij = aji आपस में बराबर हैं, तो ये सममित आव्यूह बोला जाएगा। आगे देख लेते हैं इकाई आव्यूह। ये आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो आप देख लेते हैं, आव्यूह के विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो, यानी ऐसा आव्यूह जिसका विकर्ण, अब ये विकर्ण क्या है, जैसे हम इस तरीके से क्रॉस में विकर्ण बनाते हैं आयत के, तो इसी तरीके से ये भी इसके क्या होते हैं, विकर्ण होता है। तो इसमें 2 विकर्ण होंगे, एक मुख्य विकर्ण आपका ये बोला जाएगा। तो इसमें तो अवयव हमारे क्या होने चाहिए, 1-1 होना चाहिए, बाकी के जितने भी अवयव हैं वो सभी शून्य होने चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं 1-1-1, इधर देखिए ये 1-1-1 है और बाकी के सब
जीरो हैं, इसका मतलब ये शून्य इकाई आव्यूह होगा। कैसा होगा? इकाई आव्यूह। इससे अगला है इसका प्रकार विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह वो होता है जिसके विकर्ण में अवयव हों लेकिन शेष सभी शून्य हों। तो आप यहाँ देखोगे कि बाकी के इस विकर्ण में तो अवयव हमें देखने को मिल रहे हैं 2 3। देखिए यहाँ से, एक सेकेंड, देखिए यहाँ से देखते हैं, ये तो अवयव हमें देखने को मिल रहे हैं 2 3 5। बाकी के सभी अवयव कैसे हैं? इसमें शून्य हैं। इसका मतलब ये आव्यूह कैसा होगा? विकर्ण आव्यूह बोला जाएगा। तो यहाँ तक के कुछ हमने प्रकार आपको बता दिए। इसके अंदर आपके कुछ प्रकार और रह गए हैं, ये हम आपको कल यानी कि अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, यानी कि 10 बजे से 12 बजे के बीच में। ठीक है, धन्यवाद।